नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ईरान, पाकिस्तान एंड बलोच मिलिटेंसी के बारे में। ये न्यूज़ में क्या था? आपने न्यूज़ में ज़रूर से ज़रूर देखा ही होगा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में ब्लास्ट हुए थे। ठीक है, ईरान ने भी ड्रोन अटैक किए थे और बदले में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान ईरान पे। और इसमें बलोच मिलिटेंसी का क्या रोल है? ठीक है। और हम लोग ये भी समझेंगे कि ईरान पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप वो किस तरह से है। फिर जो अभी घटना हुई थी उसका इम्प्लीकेशंस क्या था, ग्लोबली भी देखेंगे और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जानेंगे। और इंडिया का क्या स्टैंड था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूपीएससी मेंस में, प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल रहेगा और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूज़ क्या था। ठीक है, न्यूज़ में आपने पढ़ा तो ज़रूर होगा कि दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द ईरान एंड पाकिस्तान हैज टेकन अ सीरियस हिट्स। क्यों? क्योंकि ईरान मिसाइल्स हैव एंड ड्रोन्स दैट स्ट्रक टू एलिजेड बेसिस ऑफ जैश अल अदल। ठीक है, तो जैश अल अदल एक बेसिकली एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, जो ईरान कहता है कि एंटी ईरान बलोच मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में रहता है। और पाकिस्तान में भी कहाँ? तो पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पर रहता है। तो पाकिस्तान जो है लगभग चार हिस्सों में, एक तो हो गया इसका ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान पंजाब है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। और ये बड़ा सा जो रीजन है लगभग 50% ऑफ द एरिया जो है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान प्रोविंस है। नीचे वाला जो है वो सिंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉर्डरिंग्स जो कंट्रीज है अफगानिस्तान और ईरान, तो यहाँ पर कुछ मिलिटेंट ग्रुप रहते हैं। उन मिलिटेंट ग्रुप का नाम है बेसिकली जैश अल अदल। ठीक है, तो इसने क्या किया था? तो ईरान ने डिफेंस में, ठीक है, वो अपने डिफेंस के तौर पे उसने मेनली जैश अल अदल के दो बेसिस पे स्ट्राइक किया था। उसके बदले में ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी भी एक्टिव हो गई और पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? ठीक है, और ये इस मैप्स को आपको देख के लग रहा है वो जो पूरा शेडेड एरिया है वो बेसिकली बलूचिस्तान है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, तो जो बलूची पीपल्स है वो इन तीनों ही देश में रहते हैं। ठीक है, एक देश में नहीं है, तीनों देश में है। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग जान लेंगे कि पाकिस्तान रिएक्टेड स्ट्रांगली टू द बेलेंट ब्रीच ऑफ इट्स सॉवरेनिटी एंड कैरिड आउट इट्स क्रॉस बॉर्डर। क्योंकि पता है पाकिस्तान के पास दो ही चीज अभी के टाइम में एक है, वो है उनकी क्रिकेट टीम रहती है और एक उनकी आर्मी रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके आर्मी को अटैक करना ही था। ठीक है, और उन्होंने भी क्या किया, एलिजेड टेररिस्ट सेंचुरीज जो थी, जो पाकिस्तान को लगता था कि वो एंटी पाकिस्तानी ग्रुप्स जो ईरान में है उनको भी वो लोग अटैक करना शुरू कर दिए। ठीक है, और ये जो ग्रुप था जैश अल अदल, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वो कब आए थे। इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसी है बेसिकली रॉ एंड आईबी के निगरानी में कब आए थे? जब उन्होंने अबडक्ट कर लिया था इंडियन कुलभूषण जाधव को। ये एक्स नेवी ऑफिशियल थे कुलभूषण जाधव। ठीक है, ये बहुत पहले बलूचिस्तान प्रोविंस से अगवा कर लिए गए थे बाई जैसल अदल ग्रुप। और जैसल अदल ग्रुप जो है वो बेसिकली कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जो आईएसआई है, ठीक है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनको वो सौंप देती है। यानी वो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर है और वो बेसिकली पाकिस्तान जेल में अभी भी बंद है। अभी केस चल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और बहुत जगह केस चल रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली कुलभूषण जाधव का इसमें रिलेशन। ठीक है, अब जैश अल अदल क्या है बेसिकली? तो जैश अल अदल एक मिलिटेंट ग्रुप है। कौन सी है? तो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, लोग सुन्नी मेजोरिटेरियन है। और जैश अल अदल का मतलब है आर्मी ऑफ जस्टिस, जो कि इमर्ज हुआ था लगभग 2012 के समय में हुआ था। एंड इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द एथनिक बलोच कम्युनिटी। ठीक है, तो जो बलोच कम्युनिटी है, और ये तीनों ही देश से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, तीनों से ही ये बिलोंग करते हैं। बलोच पीपल तीनों जगह ही है। तो मेनली यही है। और इनका जो ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुन्नी समझना। ठीक है, द ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ऑफशूट ऑफ जुंदला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जुंदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन, जो ईरान
उसका जो ईरान ने बहुत लोगों को इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अरेस्ट किया था, और इसीलिए ये जो जुंदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन वो खत्म हो गया था। इसीलिए इसी से एक नया ग्रुप स्टार्ट हो गया 2012 में, उसको नाम है जैश-अल-अदल। जैश-अल-अदल्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईरान ईस्टर्न सिस्तान प्रोविंस एंड पाकिस्तान सदर्न वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। मेन उनका मकसद यही है ऑब्जेक्टिव, कि जो ईरान का जो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को कहता है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, ठीक है। और ये पाकिस्तान का जो एरिया है वो भी उसे बालूचिस्तान प्रोविंस कहा जाता है। तो ये दोनों को ही आज़ाद कराना चाहता है, ठीक है। जैश अल-अदल का ग्रुप का ये मेन काम ही है, बलोच कम्युनिटी को वो लोग अलग करना चाहते हैं, एक नया कंट्री फॉर्म करना चाहते हैं। These goals advocating for the right of the Baloch people make the group a common target for both the Iranian and Pakistan government. इसीलिए ये जो मिलिटेंट ग्रुप है जैश अल-अदल, ये पाकिस्तानी आर्मी को भी टारगेट करती है, साथ ही साथ ईरान गवर्नमेंट को, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको भी ये टारगेट करती है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों ही कंट्री एंड इवन अफगानिस्तान के लिए भी ये सिरदर्द बना हुआ है, ठीक है। द एथनिक बलोच कम्युनिटी फेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन बोथ ईरान एंड पाकिस्तान। पता ही है, क्योंकि ये जो एरिया है बलूचिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, ये बलोच पीपल को ईरान और पाकिस्तान दोनों ही राइट्स नहीं देते हैं। जबकि ये रिसोर्स रिच है, बहुत इसके पास वेल्थ है, रिसोर्सेस है, लेकिन फिर भी उनको जो इन्हीं का रिसोर्स लेकर इनको ही वापस नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं उगता है, पानी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है बलोच लोगों को। इसीलिए बलोच सेपरेटिस्ट एंड नेशनलिस्ट डिमांड अ मोर इक्विटेबल शेयर, और ये इनको नहीं मिलता है, इसीलिए क्या करते हैं, ये अलग एक कंट्री बनाना चाहते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। Both countries have a history of suspicion and accusations regarding each other involvement in supporting militant activity. और ईरान और पाकिस्तान बहुत टाइम से ही एक दूसरे को एक्यूज करते रहता है कि तुम्हारे पास टेररिस्ट ग्रुप है, तुम्हारे पास है, ये दोनों इनके बीच में डॉग फाइट होते रहती है, ठीक है। तो ये डॉग फाइट जो था वो थोड़ा एस्केलेट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अटैक किया था, और क्योंकि ईरान ने पहले ही अटैक कर चुका था, ड्रोन अटैक, ठीक है। तो ये था बेसिकली। अब इन दोनों का रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान और ईरान का। तो सबसे पहला जो रिलेशन आपको जानना होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान 1947 में फॉर्म हुआ था, उससे पहले तो इंडिया ही था। तो प्री 1979 अलायंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है 1979। क्यों? क्योंकि उससे पहले इस जो ईरान था वो इस्लामिक कंट्री नहीं हुआ करता था, वो कुछ हद तक सेक्युलर कंट्री हुआ करता था। फिर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और बोथ कंट्रीज वर फर्मली अलाइड टू यूनाइटेड स्टेट्स। जब तक ये इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान और ईरान दोनों कंट्री जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब के चहीते हुआ करते थे। और इवन उनके साथ में उन लोगों ने पैक्ट भी बनाया था 1955 में, जिसको कहा जाता है बगदाद पैक्ट, ठीक है। उसको लेटर नाम दिया गया था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो। जिस तरह से नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, है ना, उसमें आर्टिकल 4 है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी एक कंट्री पे, नाटो के एक कंट्री पे अटैक होगा तो पूरे नाटो के कंट्रीज पे अटैक समझा जाएगा और वो मिलकर लड़ेंगे उस कंट्री से, है ना। उसी तरह से सेंटो का भी वही मोटिव था कि एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा। और ये मेनली 1955 से था, जिसमें ईरान, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम, इवन यूएसए भी इस सब में पार्ट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेंटो को जानना, बगदाद पैक्ट क्या था, ठीक है। तो ये हो रहा था 1979 से पहले, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं आया हुआ था ईरान में, ठीक है। फिर ईरान प्रोवाइडेड मटेरियल्स एंड वेपन सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग वॉर्स अगेंस्ट इंडिया इन 1965 और 1970। जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1965 या बांग्लादेश लिबरेशन में, दोनों ही टाइम में ईरान जो था वो पाकिस्तान को हेल्प करता था, पाकिस्तान हेल्प करता, ईरान हेल्प करता था, इवन यूनाइटेड किंगडम हेल्प कर रहा था, यूएसए भी हेल्प कर रहा था, सब हेल्प कर रहे थे पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया को हेल्प कौन कर रहा था? तो सिर्फ एक ही कंट्री था उस समय, यूएसएसआर था, जो आज के समय रशियन फेडरेशन है, ठीक है। एंड द शाह ऑफ ईरान एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और उनको पता चल गया था, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, उनको पता था कि अगर बांग्लादेश नया कंट्री बनेगा, उनको लग चुका था, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया, जब पाक जो ईरान था वो एक इस्लामिक कंट्री बन गया, है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ,
The Islamic Revolution of Iran led to a rise of ultra-conservative Shiite regime under Ayatollah Khamenei। ठीक है, तो वहां पर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर ये है, ठीक है, ये इनके पास सबसे ज्यादा पावर है, जो है अयोतुल्ला खमीनी। और ये जो थे, इनका जो रिलीजन था है तो ये इस्लाम, लेकिन ये इस्लाम में भी मेनली ये शियाइट थे, मतलब ये शिया डोमिनेटेड कंट्री थे। ठीक है, और पाकिस्तान में क्या था, तो पाकिस्तान में भी एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव रिजीम स्टार्ट हो गया था, मिलिट्री डिक्टेटर, जिसका नाम था जनरल जियाउल हक। ठीक है, ये जनरल जियाउल हक थे, लेकिन जनरल जियाउल हक जो थे वो सुन्नी थे। ठीक है, और वो कट्टर सुन्नी थे, और जो अयतुल्ला खमीनी थे वो कट्टर शिया थे। तो अगर इस्लामिक वर्ल्ड में देखा जाए तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो सुन्नी है। ठीक है, शिया डोमिनेटेड कंट्री कहने के लिए बस ईरान ही है। ठीक है, और द टू कंट्रीज फाउंड देमसेल्व्स ऑपोजिट एंड ऑफ द सेक्टेरियन डिवाइड। और ये दोनों में ही, शिया और सुन्नी में ऑब्वियसली सेक्टेरियन डिवाइड शुरू से ही था। ठीक है, तो इन दोनों के कंट्री में धीरे धीरे 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद में इन दोनों में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गई थी, ईरान और पाकिस्तान में। फिर जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस, ईरान वेंट फ्रॉम बीइंग एन अलाई टू अ स्worn एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। क्योंकि पहले तो सबसे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट के ईरान, जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आता। लेकिन जब से वो कंजर्वेटिव इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे बड़ा दुश्मन बन गया ईरान का। और आज के टाइम में सबसे बड़ा जो दुश्मन है ईरान का, वो यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, यही दोनों कंट्रीज हैं बेसिकली। और साथ ही साथ में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आने के बाद पाकिस्तान और ज़्यादा क्लोज हो गया अमेरिका का। बट जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की जो दूरियां थी वो बढ़ते गई। ठीक है, सिंस 1979 और एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है जब 9/11 अटैक होता है। ठीक है, और 9/11 अटैक होने के बाद में बेसिकली जो उस समय प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने यूएसए का साथ दिया। यूएसए का जो टॉपिक था वो था मेनली वॉर ऑन टेरर। ठीक है, तो वॉर ऑन टेरर, इसीलिए पाकिस्तान ने भी भरपूर साथ दिया। और बेसिकली इस वॉर ऑन टेरर में क्या था, तो जो अफगानिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, उन यूएसए समझता था कि सबसे ज्यादा जो 9/11 में हाथ है वो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया के लोगों का है। इसीलिए वो पाकिस्तान जो था वो सेफ रूट दे रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान सेफ रूट दे दे रहा था, और यूएस आर्मी जो था वो इन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आफ्टर 9/11 इंसिडेंट के बाद में। और ईरान पोस्ट 1979 फॉरेन पॉलिसी जो था, विच फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग द रिवॉल्यूशन, मेड इट्स अरब नेबर नर्वस। क्योंकि ईरान जो था वो एकलौता ही शियाइट डोमिनेटेड कंट्री था। तो वो चाहता था कि जो शिया रिलीजन है, बेसिकली शिया सेक्ट है, वो अरब वर्ल्ड में भी फैले। क्योंकि अरब वर्ल्ड तो ऑलरेडी सुन्नी थे, तो शिया को वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे। इसके कारण जो अरब कंट्रीज थे, सऊदी अरब, यूएई, ये इराक, यमन, इन सब से इनकी दूरियां और बढ़ती गई। ठीक है, तो अरब वर्ल्ड से भी ईरान का नहीं बन रहा था। ईच ऑफ दिस ऑयल रिच किंगडम्स आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज, है ना। ये सारे जो किंगडम्स है, इराक, सऊदी अरब, यूएई, इन सब में फैमिलीज ही रन करते हैं, मोनार्की है एक तरफ से, है ना। और पाकिस्तान continued strategic ties with the Arab kings and added rough edges to the relationship war। और पाकिस्तान जो था वो यूएसए के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप था उसका, और सऊदी अरब, अरब कंट्रीज के साथ भी था। और ईरान का रिलेशनशिप ना ही अरब कंट्रीज के साथ था, ना ही पाकिस्तान के साथ था, और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ था। तो ये सिनेरियो बन चुका था, और ईरान और पाकिस्तान का जो टाइज था 1979 के बाद में वो और खराब होते गया। ठीक है, फिर अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, जब सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर, अफगानिस्तान से वो चले जाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से चले जाते हैं तो ईरान पाकिस्तान दोनों अपोजिट साइड्स में हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान का फ्रेंड कौन है, ईरान का फ्रेंड यूएसएसआर है। ठीक है, तो ईरान प्रोवाइड करता था सब रशिया को हेल्प अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, और सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएसए का साथ दे दिया था। ठीक है, और टेंशन एस्केलेटेड आफ्टर द तालिबान मैसेकर्ड पर्शियन स्पीकिंग शिया हजारास।
ठीक है। और अफगानिस्तान में भी जो बलोची लोग थे, बलोची या जो पर्शियन स्पीकिंग सिया हजारा कम्युनिटी के लोग जो थे, उनको मारा गया था, उनको जेनोसाइड किया गया था बेसिकली। एंड साथ ही साथ में ईरानियन डिप्लोमेट का भी मजारी शरीफ इन 1998। ठीक है। और इसके कारण जो था, अफगानिस्तान और ईरान का भी रिलेशन बहुत खराब हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में भी डोमिनेटेड कम्युनिटी कौन सा था, तो वो सुन्नी ही था। तो सुन्नी ऑब्वियसली शिया को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए ये हजारा कम्युनिटी को वहां से भी मारते थे। ठीक है। तो फिर ईरान और अफगानिस्तान का भी जो एंगल था, उनमें भी नहीं बनती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन के बेसिस पे। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान चाहता था कि ईरान से अच्छी दोस्ती बना रहे, उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। और उस समय को जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी बेनजीर भुट्टो, उन्होंने जो एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर टाइटनिंग यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ईरान जो था वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगा हुआ था। और इसीलिए यूएस ने क्या किया, बेसिकली सैंक्शन लगा दिया 1995 में। और तब से बहुत समय तक अभी भी आप यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगा, जिससे वो ना अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, ना ही नेचुरल गैस कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इवन इंडिया भी नहीं ले पा रहा उससे। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो था, उस समय उसको लगा कि नहीं, ईरान के साथ ये गलत हो रहा है। इसीलिए जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, वो साथ देना चाहती थी ईरान से, और वो इसीलिए इंपोर्ट भी करती थी गैस एंड ईरान, गैस और पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, वो जस्ट एक्सपोर्ट करने लग गए थे। इससे क्या हुआ, यूएसए का प्रभाव पड़ा, और यूएसए के कारण ईरान से वो तेल लेना बंद कर दिया। ठीक है। तो बेनजीर भुट्टो, फिर उनका असैसिनेशन हो जाता है। असैसिनेशन के बाद में फिर जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं 1999 में। ठीक है। जब कारगिल वर्ड स्टार्ट होता है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो यूएसए के साथ में थे। ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो जो थी, वो एंटी यूएसए थी। ऐसा हमेशा ही होते रहा है, आज के समय भी देखेंगे तो पाकिस्तान का भी वही कंडीशन है। जो प्रेजेंट जो शरीफ गवर्नमेंट के जो हेड है, वो यूएसए के बहुत फेवरेट है, लेकिन इमरान खान जो हुआ करते थे, वो एंटी यूएसए बोलते थे। तो ऐसा पाकिस्तान में चलते आ रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा आएगा जो यूएसए का एंटी होगा, एक ऐसा आएगा जो यूएसए का फेवरेट होगा, है ना। तो ऐसा चलते आ रहा था। तो ये था हमारा सिनेरियो बिटवीन, जो रिलेशनशिप था इन ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी क्या था, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग वाई व्हाट इज बलूचिस्तान डायनामिक्स, उसको भी समझ लेते हैं बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तो जो ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर जो है, ये मेनली 909 किलोमीटर है। और इस लाइन को मेनली बोला जाता है, जो अफगानिस्तान के टिप पॉइंट से होता है और ये अरेबियन सी तक जाता है, उस लाइन को बोला जाता है गोल्डस्मिथ लाइन। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रफली 9 मिलियन एथनिक बलोच people inhabit both sides of the border, residing in the Pakistan province of Balochistan एंड इरानियन प्रोविंस ऑफ सिस्तान बलूचिस्तान। तो ये है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, ये है पाकिस्तान वाला एरिया बलूचिस्तान, और ये सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान जो है, यहाँ पर भी बलोच लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये बलूचिस्तान, ये पूरा ही एरिया है। ठीक है। कहने के लिए यहाँ पर बलोची कम्युनिटी रहते हैं, लगभग 90 लाख के आसपास है। ठीक है। बलोच कम्युनिटी। फिर शेयर्ड बलोच आइडेंटिटी, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग कंट्री में रहते हैं, लेकिन जो उनका कॉमन कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये हमेशा से ही रहा है। डिस्पाइट लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, बलोच मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन। और ये चाहते हैं कि एक नया वो देश बना ले बलूचिस्तान। ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा, बलोची लोग जो है वो अपना अलग देश क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि है तो ये मुस्लिम, है ना, और ये सुन्नी है, जबकि पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है, तो उसको प्रॉब्लम क्या है। अफगानिस्तान भी सुन्नी कंट्री है, उसको प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ईरान का समझ आता है कि वो शिया कंट्री, वो सुन्नी को पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन एंड ग्रेवियंसेस, क्योंकि पाकिस्तान में जो है बलोच फेसेस चैलेंजेस एथनिक माइनॉरिटी, वहां पर वो माइनॉरिटी है। और जबकि पाकिस्तान में मेजोरिटी कौन है, तो पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इसीलिए वो जो माइनॉरिटी ग्रुप है, चाहे वो हजारा कम्युनिटी हो, अहमदियास हो या पठान हो, वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। ये जो लाहौर के जो बंदे हैं, उनको पसंद ही नहीं आता किसी को। इसीलिए वो बलोच लोगों को नहीं चाहते हैं। ठीक है। जैसे देख सकते हैं, वो बांग्लादेशी जो बंगालीज लोग थे, उनको भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए बांग्लादेश एक नया कंट्री बन गया। इसीलिए बलोची लोग भी चाहते हैं कि एक नया कंट्री बन जाए। ईरान में तो ऑब्वियसली
एथनिक माइनॉरिटी तो है ही, साथ ही साथ में रिलीजियस माइनॉरिटी भी है, क्योंकि वो एक जो बलोची लोग हैं वो सुन्नी है, लेकिन जो ईरान है वो पूरी तरह से शिया कंट्री है, शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो ये प्रॉब्लम तो है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी है, क्योंकि बलोचिस्तान जो है वो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर है, उसमें नेचुरल गैसेस मिल जाएंगे, क्रूड रिजर्व्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं और खाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है होता, जबकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है ईरान, अफगानिस्तान वो यहीं से बाहर देशों को बेचता है। और पाकिस्तान, इन पाकिस्तान में क्या है, डिस्पाइट मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट्स लाइक चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको मेनली सीपेक कहा जा रहा है, ठीक है, वो बेसिकली जो चाइना का कासगर रीजन है वहां से लेकर ग्वादर पोर्ट तक है। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान को लगता था कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, चाइना भी बहुत ज़्यादा खुश था कि इन्वेस्टमेंट होगा तो हमें डायरेक्ट कंट्री मिल जाए, डायरेक्ट रूट मिल जाएगा, उनका सिल्क रूट वाला सपना फिर से आ जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके थ्रू भी कुछ भी नहीं हो रहा पॉजिटिव। बलोची लोग क्या करते हैं, चाइनीज लोगों को, चाइनीज जो भी काम करने आते हैं उनको मार देते हैं, इवन पाकिस्तानी आर्मी को अटैक करते रहते हैं, ये हमेशा से ही ऐसा करते रह रहा है, क्योंकि उनको फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान आता है बलूच अरेबियन सी में, ये चाइना आकर यहाँ से मछली उछली पकड़ के ले जाता है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे वो लिविंग बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर मछलियाँ हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो, ये सब कुछ पाकिस्तान एक्चुअली में चाइना को बेच दे रहा, और इससे जो बलोची लोग हैं वो और ज़्यादा उग्र हो जा रहे हैं अगेंस्ट चाइना एज वेल एज अगेंस्ट द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो बलूचिस्तान में, बेसिकली बलोचिस्तान पहले से ही ये कंट्री हुआ करता था। ठीक है, वो बलोची लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब थे, पहले से ही थे, लेकिन पाकिस्तान जब नहीं बना था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले बलूचिस्तान का था। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ बलोच पीपल इन बोथ इन ईरान एंड पाकिस्तान हैज fueled greater सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर बलूचिस्तान नेशन स्टेट बनाने के लिए, जो कि मैंने बताया सिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ये सारा पार्ट ये चाहते हैं कि एक नया एक कंट्री बने जिसको ये लोग ग्रेटर बलूचिस्तान का नाम देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स उनको हक नहीं मिलता है, तो आपने सुना होगा जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट ही सही, तो ये लोग अटैक करने लगते हैं, अटैक, और ये अटैक करने लगते हैं मिलिट्री पे, इवन कभी कभी सिविलियंस पे भी टारगेट कर देते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्री ईरान पे भी करते हैं, पाकिस्तान पे भी करते हैं, कभी कभी अफगानिस्तान पे भी कर देते हैं। ठीक है, और इंसर्जेंट्स जो है मेनली उनके जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो वो है बलोच लिबरेशन आर्मी जिसको बीएलए कहा जाता है, बलोच लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ। ये दो बहुत प्रोमिनेंट है जो कि ये इन्वॉल्व रहते हैं आर्म्स स्ट्रगल्स अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, ये दोनों ही जो है ये एक्टिव रहते हैं और ये अटैक्स करते रहते हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, ईरानियन आर्मी पे, अफगानिस्तान पे, ये करते रहते हैं। तो अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा वो भी हम लोग जान लेते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑफ एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन होगा वो है रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर एक आपके आस पड़ोस में अगर कुछ हलचल हो रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आसपास के कंट्रीज में होगा ही। इसके कारण क्या होगा, आसपास की जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो भी नहीं रहेगी। तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान लड़ाई कर रहा तो इसमें हमें क्या, क्योंकि आज पूरा रीजन जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा, क्या पता हो ये बड़ा वॉर में कन्वर्ट हो जाए। एंड साथ ही साथ में, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब कंट्रीज ही इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और ये जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और ईरान का वो और फर्दर बढ़ सकता है। आपको पता ही होगा जो ईरान के डिप्लोमेट था पाकिस्तान में, उन्हें हटा दिया गया, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट था ईरान में उनको भी हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हो रही है, इकोनॉमिक कल्चरल टाइज ये सब कुछ खराब हो गई है, और कहा जा रहा है कि सबसे लो पॉइंट आ चुका है ईरान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। फिर प्रॉक्सी डायनामिक्स भी बहुत होते रहता है, बोथ पाकिस्तान एंड ईरान हैव एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग प्रॉक्सीज इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही अपने जो बॉर्डरिंग वाले एरियाज हैं वहां पर ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को खड़ा कर देता है कि ताकि जो पड़ोसी देश है उसको हमेशा ही
दिक्कत होते रहे। जैसे इंडिया को होता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब सारे ग्रुप्स पाकिस्तान का ही देन है। और वो अटैक करवाते रहते हैं जम्मू कश्मीर, इंडिया वाले रीजन में। साथ ही साथ में वो ऐसे ग्रुप्स जैसे अदल जैसे ग्रुप को भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि ईरान और अफगानिस्तान पे भी कंट्रोल बना रहे। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी जो वॉर है वो पाकिस्तान शुरू से ही करते आ रहा है। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑन बलूचिस्तान। ऑब्वियसली जो बलूचिस्तान में अनरेस्ट तो बढ़ेगा ही। जो बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट है माइट गेन मोमेंटम एंड देयर कुड बी रिपरकशन ऑन द लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन पे क्या रिपरकशन होगा, तो पाकिस्तानी आर्मी भी अटैक कर सकता है, या ईरानियन आर्मी भी अटैक कर सकता है, और करते भी हैं। उनके जो बच्चियां होती हैं, उनके जो लड़कियां होती हैं, उनको उठा लिया जाता है, बहुत मारा पीटा जाता है सबको। जो यंग लड़के होते हैं उन्हें जबरदस्ती मार दिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है पाकिस्तानी आर्मी पे एक्यूजेशंस लगते रहते हैं, ईरानियन आर्मी पे भी लगते रहते हैं। एंड द सिचुएशन माइट ड्रॉ इन अदर रीजनल एक्टर्स। रीजनल एक्टर्स कैसे, तो इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है, सऊदी अरब, इसराइल, एंड साथ ही साथ चाइना भी, क्योंकि चाइना का दोनों ही एक तरह से फ्रेंड है, ईरान और पाकिस्तान। तो अगर ईरान पाकिस्तान लड़ेंगे तो चाइना को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर ईरान और पाकिस्तान लड़ेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स को फायदा होगा, इसराइल को फायदा होगा, क्योंकि इसराइल जो है, इसराइल का दुश्मन कौन है, ईरान है। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ठीक है, हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है वो दो कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अफगानिस्तान का इशू तो हमेशा रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक नया गवर्नमेंट बना हुआ है और वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हमेशा ही से रहती है, तालिबान रूल है। तो अफगानिस्तान में भी अगर सिक्योरिटी सिचुएशंस खराब होगा तो और ज़्यादा ये सिचुएशन बढ़ते रहेगा। इंडिया पे इम्प्लीकेशंस क्या होगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत, पाकिस्तान से तो कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है इंडिया का, तो लेकिन ईरान से बहुत ज़्यादा इंडिया को उम्मीदें हैं। तो इसीलिए ईरान में एक चाबहार पोर्ट है जो जस्ट अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में है। तो चाबहार पोर्ट को बेसिकली इंडिया डेवलप कर रहा है, वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना रहा है, ताकि ईरान जो है, ईरान से इंडिया अफगानिस्तान जाए और अफगानिस्तान के होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इवन यूरोप तक भी यूरोप तक पहुंचा जा सके। तो इंडिया का ये मेन मोटिव है। और अगर ईरान और पाकिस्तान का रिलेशन खराब होगा तो इससे जो ग्वादर पोर्ट है ना, क्योंकि ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ही पड़ता है, तो अगर ग्वादर पोर्ट इफेक्ट हो जाएगा, तो ग्वादर पोर्ट इफेक्ट होगा तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इसका इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होगा। और जब से उस पे सैंक्शंस लगा हुआ है, और ईरान क्योंकि ये एक ब्लैकलिस्ट कंट्री है बाय द आईएमएफ, इसलिए क्या होता है कि इंडिया इससे ऑयल नेचुरल गैस भी नहीं खरीद सकता, जबकि सबसे नज़दीक में यही कंट्री है। ठीक है, तो ये भी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि इंडिया इस सिचुएशंस को बेटर करना चाहता है। और स्पेशली चाबहार पोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, और इंडिया का स्टांस क्या है इस फेस ऑफ के बीच में, तो रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, वो ईरान के विजिट किए हुए थे। ठीक है, जस्ट अटैक होने से पहले एक दिन पहले ही वो ईरान के विजिट कर चुके थे। ठीक है, तो इंडिया हैज एम्फसाइज इट्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। इंडिया का हमेशा से ही मोटिव रहा है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, किसी भी टाइप का टेररिज्म को इंडिया अलाउ नहीं करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री करे। ठीक है, तो इंडिया ने इसको, इस बात की निंदा की है जो, और ईरान का साथ दिया है बेसिकली, कि ईरान ने जो अटैक किया है ऑन जैश अदल ग्रुप, वो बहुत सही किया गया है, और अपने डिफेंस पर्पस के लिए मेनली किया गया है। ठीक है, तो ये जो है, एंड इंडिया हमेशा से ये आवाज उठाते आया लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स अब द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एमनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, उसको मदर कहा जाता है फॉर द टेररिज्म, है ना, मदर कंट्री कहा जाता है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस शो करता है, और अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ सेल्फ डिफेंस। और जो इंडिया ने सपोर्ट किया ईरान को, ये जस्ट ऐसे बताया है कि एक्शन दैट कंट्रीज टेक्स इन देयर सेल्फ डिफेंस। जैसे इंडिया भी बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुका है आसपास के कंट्रीज में, वो सेल्फ डिफेंस के तौर पे किया गया है। तो उसी तरह से ईरान ने जो किया था उसको इंडिया ने जस्टिफाई किया है, और इंडिया ने ईरान का ही सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान से हमें तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ईरान से हमें उम्मीद है कि ईरान हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि एक ऑयल रिच कंट्री है। ठीक है, और चाबहार पोर्ट बनने से हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी पहुंच सकते हैं, और हमारा जो ट्रेड है और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो यही है। अब कंक्लूजन क्या है,
तो कंक्लूजन ये है कि द implication of escalating tensions between Pakistan and Iran are multifaceted and extend beyond bilateral relations। ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ ईरान और पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरा रीजनल इंस्टेबिलिटी ला सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट द रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज में एक वॉर शुरू हो सकता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड डी एस्केलेशन मेजर्स विल बी क्रूशियल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिप्लोमेटिक टेबल टॉक करके ही इस मैटर को शांत किया जा सकता है और दोनों ही कंट्रीज जो है अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से, नहीं तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, एंड इंडिया शुड रेज द इश्यू ऑफ टेररिज्म ऑन एट इंटरनेशनल फोरम। ये इंडिया हर बार ही करते आ रहा है, यूनाइटेड नेशन या कहीं पे भी ये करते आ रहा है। और इंडिया हमेशा से ही एविडेंसेस देते आ रहा है कि जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है सपोर्टिंग ट्रेडिंग विद मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक जैसे अदल, क्योंकि ये उसी के ही ग्रुप है। और जो कुलभूषण यादव को मेनली एबडक्ट किया गया और पाकिस्तानी मिलिट्री को बेच दिया गया एक तरह से, उसको भी इंडिया छुड़वाना चाहता है। तो इंडिया का मेन मोटिव यही रहेगा कि किसी तरह से कुलभूषण जाधव को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा ईरान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान मिलिटेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए एंड टाइमिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।